हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग 2019 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व करेंगे। और ये आपका फर्स्ट पेपर इसमें हम लोग देख रहे हैं, पेपर 1 देख रहे हैं। और ये आपका सेट फर्स्ट है। टोटल 10 सेट हुए थे, ये सेट फर्स्ट है। टोटल 10 सेट में पहले सेट का ये पार्ट 1 इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें लगभग आपका 25 ऑलमोस्ट प्रश्न होंगे। ठीक, इसमें शामिल किया गया ऑलमोस्ट 25 के आसपास। तो पार्ट 1 में इतना हम लोग देखेंगे इसमें। और जो भी यहाँ पे आपका दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, इन सभी सेटों के प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिए। और साथ ही साथ आप ज्योग्राफी का भी यहाँ पे हम आपको कराएंगे 2019 का दिसंबर का, तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो मान के चलिए कि पेपर 1 के 10 सेट यदि आप यहाँ से देख रहे हैं इस पूरे वीडियो में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे केवल 25 ही देखेंगे सेट 1 का। यदि आप 10 सेट देख लेते हैं पूरा और 10 सेटों का डिटेल सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिएगा कि आपकी ऑलमोस्ट जो है तैयारी जो आपका जून होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे लगभग आपको एक यूनिट से 10 सेट में एक यूनिट से कितने प्रश्न हो जाएंगे, टोटल 50 प्रश्न हो जाएंगे। और डिटेल सॉल्व आप देखेंगे, डिटेल सॉल्व करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा 50 प्रश्नों से आप मान के चलिए कि आपका यूनिट का लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप कोई भी प्रश्न सॉल्व किया करिए तो उसको एक बार नेट से सर्च कर लिया करिए, और नेट से सर्च करने पे आपको उससे रिलेटेड मटेरियल भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो क्या करिए कि उसको सर्च करने के बाद जो स्टडी मटेरियल उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा जो आपका प्रश्न आया है वो तो क्लियर होगा ही होगा, प्लस आपका उस जो प्रश्न है उससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी मिल जाएगी। और आप जानते हैं कि परीक्षाओं में यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाती है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। यदि आप पेड कोर्स चाहते हैं फर्स्ट पेपर का तो वहाँ पे मैं आपको ये 10 सेट का PDF अवेलेबल करा दूँगा। जो भी पेड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बात है। और यदि आप पेड कोर्स चाह रहे हैं फर्स्ट पेपर का और तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, तो वहाँ पे हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो हमारे पास है कि विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं किससे? द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचर एट रिफ्लेक्टिव लेवल डील विद। अब देखिए, जो भी हमने आपका ये पेड कोर्स में कराया है पूरा लेवल ऑफ टीचिंग से ये प्रश्न है। पहले यूनिट के लेवल ऑफ टीचिंग में थ्री लेवल हम लोगों ने देखा था। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपका एक था कि जो मेमोरी लेवल था, दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल था, तीसरा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल था। तो इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल यानी इसे यहाँ पे देखिए विमर्शी चिंतन या इसे चिंतन स्तर का भी शिक्षण कहते हैं। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें क्या जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी उसको आपको यहाँ पे देखना है। ऑप्शन देखा जाए, पहला ऑप्शन बनाया है कि शिक्षक द्वारा तथ्यों और सूचनाओं के व्यवस्थित तथा अनुक्रमिक प्रस्तुति से, या फिर समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करना। अगला है छात्रों द्वारा तथ्यों को स्पष्ट किए जाने तथा उसकी व्याख्या किए जाने से शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों की प्रस्तुति और उसकी कार्योन्मुख अनुक्रम से। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, बात किया जा रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल की, तो रिफ्लेक्टिव लेवल कहाँ से हो जाएगा? यानी चिंतन परक, हेल्पिंग एक्सप्लोर द एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस बाय स्टूडेंट। यानी जब व्यक्ति खुद से चिंतन करेगा, खुद से एनालिसिस करेगा, तो वो आपका किस लेवल में हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल में होगा। तो राइट आंसर इज बी यानी सेकेंड। क्योंकि मेमोरी लेवल में आपने देखा था इसे प्राइमरी कहा जाता है, प्राथमिक स्तर का अवबोध कहा जाता है, या इसे शिक्षण कहा जाता है। इसमें केवल रट्टा मार विद्या चलती है। अंडरस्टैंडिंग में आपका ये होता है कि जो आपका मान लीजिए तथ्य दिया गया उसको आप समझिए, उसका एनालिसिस करिए थोड़ा बहुत। लेकिन जो रिफ्लेक्टिव लेवल में है कि कोई टॉपिक आपके पास आया, आप उसका मनन करिए, चिंतन करिए कि आखिर ये क्यों आया, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सभी प्रश्न आप उसमें ऐड करके तब इस लेवल के बारे में जान सकते हैं। यदि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो मान के चलिए कि आपका जो लेवल है वो रिफ्लेक्टिव लेवल है।
एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्न में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टीचिंग बिहेवियर टू मेक अ टीचर इफेक्टिव, यानी टीचिंग बिहेवियर एक ऐसा हो जिससे एक टीचर जो है अपना इफेक्टिव टीचिंग कर पाए। ठीक, तो प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के प्रयोजन से शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणी, अर्थात कि टीचर कमेंट्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अपकमिंग टीचिंग प्रोसेस। तो क्या शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के प्रयोजन से शिक्षक द्वारा जो की गई टिप्पणी ये प्रभावी शिक्षक में होगा? जी नहीं। अगला, शिक्षक द्वारा ये एक हद तक तो हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे और भी ऑप्शन देख के उसके कंपैरिजन की बात की जा रही, सबसे अच्छा क्या होगा? तो शिक्षक द्वारा विषय वस्तु या प्रक्रिया आधारित प्रश्न पूछा जाना, ये भी इफेक्टिव हो सकता है। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिप्त करना, या फिर छात्रों के विचार और उनके योगदान का उपयोग किया जाना। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है? जो यहाँ पे मेन की पूछ रहा है, प्रमुख शिक्षण व्यवहार, तो मेन जो यहाँ का की है टीचिंग बिहेवियर का, वो क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर यहाँ पे कि एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सम्मिलित किया जाना। तो यही तो टीचिंग का बिहेवियर होगा। यदि जो स्टूडेंट हैं वो लर्निंग में संलग्न नहीं हैं या लर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव कैसे होगी? क्योंकि आपको ये हमने पढ़ाया है, बताया है, जो लोग पेड के लिए हैं उनके लिए स्पेशल वहाँ पे कराया था कि टीचिंग तभी होगी जब उसमें लर्निंग हो। विदाउट लर्निंग टीचिंग पॉसिबल नहीं है। यानी कि विदाउट लर्निंग टीचिंग, जो आपका टीचर है उसका शिक्षण तभी माना जाएगा, यानी टीचिंग तभी होगी जब उसमें लर्निंग हो। प्रश्न एक आपका यूजीसी में पूछा गया था कि कथन और कारक करके दिया था, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, शायद 2018 दिसंबर या जुलाई में पूछा था कि सभी प्रकार के शिक्षण में अधिगम होता है। कारण दिया था कि सभी प्रकार का अधिगम शिक्षण के द्वारा होता है। तो शिक्षण के द्वारा अधिगम सुनिश्चित होता है, ये सही बात है, बिना अधिगम के शिक्षण नहीं होगा। लेकिन जो कारण दिया था कि सभी प्रकार के अधिगम यानी सभी प्रकार की लर्निंग आप टीचिंग से ही सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी प्रकार की लर्निंग टीचिंग से नहीं सीखी जाती, बल्कि मान लीजिए कुछ लर्निंग आप अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, कुछ अनुभवों से सीखा जाता है, कुछ आप कहीं जा रहे हैं व्यवहार से भी सीख सकते हैं, कहीं रास्ते में कोई घटना घट गई उसको देख के आपके अंदर कुछ न कुछ उसके लिए इंस्पिरेशन, या मान लीजिए किसी और व्यक्ति को देख के आपको इंस्पिरेशन कुछ आती है, तो ये तो टीचिंग नहीं हुआ ना। ये क्या हुआ? आपका स्वयं, आपका ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड आपका जो एक्सपीरियंस है, ये भी आपको कुछ न कुछ सिखाता है। तो इसलिए टीचिंग तभी हो सकती है जब लर्निंग हो, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि लर्निंग हमेशा टीचिंग से ही हो। क्लियर हुआ यहाँ से? दूरदर्शी शिक्षा प्रकारिता में अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है। इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशन मोड इज़, यानी जो आपका इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन होता है डिस्टेंस मोड में, यानी दूरस्थ शिक्षा प्रकारिता में अनुदेशात्मक जो संप्रेषण होता है वो क्या होता है? क्या वो अनस्ट्रक्चर्ड यानी असंरचित, सेल्फ रेगुलरिटी, इनफॉर्मल होता है, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्टिव होता है? तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका दूरस्थ शिक्षा प्रकारिता में इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन होता है, ये आपका प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया प्रश्न है। हमने जो पेड वाले ग्रुप में 2005 से लेके 2019 तक कराया था, तो इसी में आपका ये प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया है, जो आपका दिसंबर 2019 में ये पूछा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका है स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरेक्टिव संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, किसमें? इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन में। तो जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन होता है, डिस्टेंस एजुकेशन में आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की इसमें शिक्षा होती है, ठीक। जबकि जो आपका ये दूरस्थ शिक्षा है, ये आपका अंशकालिक होती है। विद्यार्थी यहाँ पे क्या करता है? घर बैठ के ही अपना
ज्ञानार्जन करता है। और जो दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी की रुचि है, उनकी आवश्यकता पर क्या किया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी अधिक ध्यान दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं रहती है। हाँ, कुछ निर्धारित रहता है कि इतने साल में आप ये पूरा कर लीजिएगा कोर्स। इसमें कुछ उपकरण होते हैं, रेडियो हो गया, दूरदर्शन के माध्यम से आप इग्नू वगैरह के आप देखते हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट्स हो गया, सीडी फिल्म हो गया, ठीक। तो और जो ये आपका डिस्टेंस एजुकेशन होता है, इसमें जो आपका लर्निंग होती है ये ओपन लर्निंग होती है, ठीक। ओपन लर्निंग को ये संप्रेषण के अलग अलग यानी कम्युनिकेशन के अलग अलग माध्यमों से और जो एजुकेशन की अनेक टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे संपादित किया जाता है, ठीक। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड और इंटरेक्टिव होती है। एक शिक्षक अपने छात्र से कहता है, क्या कहता है, जब आप यह सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है? अर्थात कि शिक्षक कहता है अपने छात्रों से कि जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे तब आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। अर्थात व्हेन यू लर्न दिस यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट। ऑप्शन है आपके पास, ये क्या प्रदर्शित करता है, रुचि में निरंतरता, अस्पष्ट सलाह, या फिर संभाव्य प्रकट पोटेंशियल थ्रेट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी सकारात्मक प्रबलन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शिक्षक क्या कहना चाह रहा है कि बेटा अगर तुम ये सीख लेते हो तो क्या करोगे, जो तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो इसको आसानी से तुम कर पाओगे। तो यानी कि टीचर स्टूडेंट को क्या दे रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव रिफॉर्मेंट कर रहा है, रेनफोर्समेंट कर रहा है कि यहाँ पे सकारात्मकता पे बल दे रहा है कि यदि तुम सीख लोगे तब, अर्थात व्हेन यू लर्न दिस, जब यानी कि वो कोई चीज़ पढ़ा रहा है और स्टूडेंट को, जैसे आप मान लीजिए 4th सेमेस्टर में जब जाते हैं ज्योग्राफी के, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट करने होते हैं। तो वहाँ पे मान लीजिए आपका जो प्रोफेसर हैं उन्होंने उस टॉपिक को बताया कि देखो यार ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप सही से समझ लो, तो जो प्रोजेक्ट दिया गया इसको आप कर सकते हो। तो ये क्या है, उस प्रोजेक्ट के प्रति आपका ये पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट है वो होगा। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत कौन से हैं? अतिशयोक्ति पर बल देना है, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर। तो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए क्या यहाँ पे दिया गया है जो ज़रूरी है? पहला है अतिशयोक्ति पर बल यानी स्ट्रेस ऑफ हाइपरबोल्स, विश्लेषणों पर उदारता परक उपयोग, लिबरल यूज एडजेक्टिव, क्लैरिटी यानी स्पष्टता, संक्षिप्तता, कंसेंसनेस एंड करेक्टनेस यानी परिशुद्धता, जटिल वाक्यों का उपयोग। तो यहाँ पे क्या क्या ज़रूरी है जो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए चाहिए? तो पहले तो इसमें क्लियरिटी क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी प्रभावी लेखन हो पाएगा। बात कर रहा है लेखन की, और जब आप कुछ लिखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उस लेखन में संक्षिप्तता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बात आप यहाँ पे कह रहे हैं तो इस बात को कहने के लिए आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तब यहाँ पे आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। यानी क्लियरिटी हो और संक्षिप्तता हो, साथ ही साथ उसमें क्या हो, करेक्टनेस भी हो, वो रॉन्ग ना हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि जटिल वाक्य का उपयोग करें आप, तो जटिल वाक्य उपयोग करेंगे तो आसानी से कोई समझ नहीं पाएगा ना, तो प्रभावी लेखन नहीं हो पाएगा। अगला है अतिशयोक्ति पे बल, तो यदि आप अतिशयोक्ति पे बल देंगे तो भी तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अतिशयोक्तियाँ ज़रूरी नहीं है सबको समझ में आए। विशेषणों का उदारतापूर्वक प्रयोग, तो विशेषण आप उसमें यूज करिए उदारतापूर्वक। इसकी क्या आवश्यकता है आपको, जब आपको आसानी से आप कंसाइसनेस रूप में या संक्षिप्त रूप में या क्लियरिटी रूप में, करेक्टनेस रूप में आप लिख लेते हैं, तो एडजेक्टिव का यूज क्यों करें आप? और ये भी कभी कभी आप जानते हैं कि कहीं कहीं अलग जगह लग के ये आपका अर्थ में बदलाव कर देता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता और परिशुद्धता। तो यहाँ पे आ जाइए सी, डी और ई, थर्ड वाला राइट है। अगला है कि नीचे दी गई सूची से उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। अर्थात कि जो
यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है उन फैक्टर्स को जो यहाँ पे देखिए अगला आपका जो है वो किससे है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचर्स। आ गया कि नहीं। हमने आपको बताया भी था कि एक एक यूनिट के जो टॉपिक हैं उसको आप अलग अलग कवर कर लीजिए तो आसानी से आप जितने प्रश्न आएंगे सब कर ले जाएंगे। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड द पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट इन द एन इंस्टीट्यूशन। तो ये भी आपका है इंस्टीट्यूशन में भी इफेक्टिव आप किस तरह से कर सकते हैं, इसको हमने पढ़ाया आप सभी को। तो यहाँ पे दिया कि जो टीचर है वह किसी भी संस्था में आप सकारात्मक अधिगम को या उसके वातावरण को कैसे वहाँ पे बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि जिस सीमा तक शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रस्तुति देता हो, यानी टू एक्सटेंड टू विच टीचर मेक क्लियर प्रेजेंटेशन। अगला, कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं। टू द स्कोप फॉर शेयरिंग एंड ओपन डिस्कशन विद इन क्लासरूम एंड इंस्टीट्यूशन एज सच। अगला है कि छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षक की निपुणता होनी चाहिए। या संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबलन का यानी पॉजिटिव रेंफोर्समेंट का बार बार उपयोग किया जाना चाहिए। या फिर शिक्षक और उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता हो, एबिलिटी ऑफ टीचर एंड हिजर गाइडेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा प्रभावी बना सकता है किसी भी कक्षा में परिवेश को। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला तो ये कि मान लीजिए जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो संस्था है या कक्षा है वहाँ पे आपको बच्चों को पॉजिटिव रेंफोर्समेंट करना है, यानी उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना होगा जिससे उनका जो मन है वो क्लास में लगे, विषय में लगे। ठीक। दूसरी बात यहाँ से देखते हैं, एक तो हो गया आपका ये, जबकि शिक्षक और उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता तो उसे रहती है कक्षा में। छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षक की निपुणता। तो जो छात्रों के प्रश्न हैं उसका उत्तर देने में जो विषय सामग्री है शिक्षक की निपुणता हो या ना हो, रिफ्लेक्टेड इन आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चन। ये आपका मास्टरी ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट पूछ रहा है उसमें मास्टरी होगी तो आप इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जी नहीं। जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता है तो ये लिमिट नहीं होती है। कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं। तो जब आप स्टूडेंट से ओपन डिस्कशन करेंगे तब वहाँ पे आप किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूशन में प्रभावी जो अधिगम है उसको बना सकते हैं, यानी शिक्षण को ये प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। क्योंकि अधिकतर संस्था में आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको दबा के इसके लिए रखा जाता है कि वो वहाँ की कमियों को नज़रअंदाज करते जाएं, ताकि प्रेशर दिया जाता है, उन्हें डर दिखाया जाता है कि आपको प्रैक्टिकल में नंबर कम कर दिए जाएंगे या आपको क्लास में परेशान कर दिया जाएगा। इस तरह से तमाम चीज़ें होती हैं। अगला है कि कौन से मद गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम के घटक हैं। विच आइटम इन द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द नॉन कन्वेक्शनल लर्निंग प्रोग्राम्स। कौन सा नॉन कन्वेक्शनल लर्निंग प्रोग्राम है। टी सोमेलियर, प्राच्य भाषाएं, स्पा प्रबंधन, म्यूजियोलॉजी एंड कंपैरेटिव लैंग्वेजेस। तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है। तो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम कौन से हैं। तो इसमें आपका जो नॉन कन्वेंशनल है, देखिए ये वाला नॉन कन्वेंशनल ये आपका इसमें है नहीं, फर्स्ट यूनिट में टॉपिक ही नहीं है ये। तो इसमें पूछ रहा है कि टी सोमेलियर, ये आपके सिलेबस से बाहर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। पूछ रहा है कि कौन सा नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है। तो इसमें टी सोमेलियर है, प्राच्य भाषाएं यानी ओरिएंटल लैंग्वेज है, जी नहीं। स्पा मैनेजमेंट है, म्यूजियोलॉजी ये भी है। कंपैरेटिव लैंग्वेज ये नहीं है कंस्टिट्यूएंट नॉन कन्वेंशनल में। ठीक। तो इसमें आपका 1, 3 और 4। तो यहाँ पे हमने ये आंसर भी ऐड कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। गैर पारंपरिक अधिगम के अंतर्गत ये शामिल होगा।
अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या हेतु किसे स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जा सकती है। अब देखिए ये वाला प्रश्न आपका रिपीटेड है, ठीक। पूछ रहा है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों और छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षा प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या हेतु किसे स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जाएगी, यानी किसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाएगा। क्या शैक्षिक उपलब्धि को, शिक्षक प्रणाली को, लिंग को, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को। तो यहाँ पे आपका क्या क्या है, इन रिसर्च प्रॉब्लम देखिए, रिसर्च प्रॉब्लम स्टडी द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड ऑन द स्कॉलस्टिक अचीवमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स in terms of their socio-economic background which can be designated as independent variables। तो यहाँ पे जो टीचिंग की मेथड्स है, तो टीचिंग मेथड क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसके प्रभाव की आकलन करने की बात की जा रही है, यानी शिक्षक प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या में करना है। तो जिसके द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जाए तो वो क्या होता है, वही कारण आपका होता है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। चरों के बारे में हमने आपको वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं कि जो कारण होता है ये आपका होता है इंडिपेंडेंट, और जो प्रभाव जिस पे पड़ रहा है, जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो क्या होगा, डिपेंडेंट। तो शोध समस्या में जो प्रभाव उत्पन्न होगा, सामाजिक आर्थिक छात्रों के संदर्भ की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे जो इनकी शैक्षिक उपलब्धि है ये क्या हो जाएगी, सोलिस्टिक अचीवमेंट, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी टीचिंग मेथड के द्वारा ही सोलिस्टिक अचीवमेंट ही अगर यदि हो रहा है तो आपका ये रीज़न हो जाएगा। तो रीज़न आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, शैक्षिक प्रणाली, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट आंसर इज 2। किसी 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 के द्वारा विभाज्य है, यानी 6 द्वारा भाज्य है, इसलिए 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, यानी कि ये इक्वल टू 60 हो जाएगा, यानी 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। कह रहा है कि 6 के द्वारा भाज्य है, सही बात है। इनमें से किस प्रकार का ये तर्क निहित करता है कि डिडक्टिव रीजनिंग है, ये इंडक्टिव है, या वर्बल है, या फिर ये अवाचिक है यानी नॉन वर्बल है, या अबडक्टिव है। तो आइए यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो जी आपका 3 गुणे 4 गुणे 5 है, यानी टोटल आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका डिडक्टिव के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। डिडक्टिव में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले नियमों को बताया जाता है, इसके उपरांत उसके प्रकार या उदाहरण के द्वारा उस नियम की पुष्टि की जाती है। तो ये जो तर्क दिया गया है इसमें क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट दिशा में उन्मुख होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका डिडक्टिव रीजनिंग का ये उदाहरण हो जाएगा कि इसमें कह रहा है कि 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 के द्वारा भाज्य है। तो यहाँ पे पहले तो ये दे दिया गया क्या, किसका नियम। अब यहाँ पे आपका दे रहा है एग्जाम्पल, तो नियम फिर आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, निगमनात्मक। क्लियर हुआ कि नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य आपका नियम हो गया, विशिष्ट यानी एग्जाम्पल के द्वारा उसे विशिष्ट बना दिया गया। अगला है कि नीचे दिए गए इसमें आपका वर्णनात्मक विशेषताएं हैं, मूल्यांकन प्रणाली से है, सेट 1 की बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में आप जानते हैं कि इसमें ऑप्शन से ही देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में डिटेल में। दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना, निपुणता के मानकों को बताना, छात्रों की समस्या की नैदानिक जांच करना यानी डायग्नोस्टिक स्टूडेंट प्रॉब्लम्स। अगला है सुधार की गुंजाइश की पहचान, अधिगम स्तरों का निर्धारण। तो जब फॉर्मेटिव जो होता है, फॉर्मेटिव में हमेशा क्या होती है, हमेशा इसमें स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट का,
तो जो आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन हो जाएगा वह इसमें आपका हो जाएगा आइडेंटिफाई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। चूँकि यहाँ पे देखिए निर्माण की बात की गई है यानी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात की जा रही था, यानी कि हमेशा उसमें स्कोप किसका रहेगा, इम्प्रूवमेंट की। अगला है संकलनात्मक यानी समेटिव इवेल्युएशन। तो समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, इसमें होता है कि आपका जो अधिगम होता है, लर्निंग है, उसके विभिन्न प्रकार के जो स्टैंडर्ड है उसका निर्धारण करना, जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स। यानी फर्स्ट का संकलनात्मक में आपका फर्स्ट का ये आपका 5 मानक संदर्भित परीक्षण, ये भी हमने आपको कराया, नोट्स में है ये, नॉन रेफरेंस्ड टेस्टिंग, मानक संदर्भित परीक्षण। तो जो मानक संदर्भित परीक्षण है ये दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना की बात करता है। यहाँ पे देखिए ये वाला, दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना, यानी कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर्स। अगला है निकष संदर्भित परीक्षण, ये भी कराया है। क्राइटेरियन डिफॉल्ट टेस्टिंग भी हमने कराया है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा निकष संदर्भित परीक्षण का। तो ये आपका जो निपुणता होती है उससे संबंधित होता है, निपुणता के मानक को यहाँ पे बताना, यानी इंडिकेट स्टैंडर्ड ऑफ मास्टरी। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह तक विस्तार किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है। यानी जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च स्टडी कर रहे होते हैं, तो कह रहा है कि प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह में, यानी कि आउटसाइड ऑफ कंटेस्ट ऑफ स्टडी, तो उसे क्या कहा जाएगा। आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी, फंक्शनल रिलेशनशिप, एक्सटर्नल वैलिडिटी या हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि आउटसाइड ऑफ कंटेस्ट ऑफ द स्टडी, यानी कि पहले ही यहाँ पे आपको ये दे दिया कि जो अध्ययन का संदर्भ है वो आपका अध्ययन से इतर होना चाहिए, यानी अलग होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अनुक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान का सही रूप है। ये हमने कराया आपको, जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको हमने कराया है। इसका पूछ रहा है कि कौन सा सीक्वेंस सही होगा। अब देखिए ये वाला आपका लगभग 4 बार प्रश्न ये पूछ चुका है रिपीटेड में, केवल इसके स्टेप्स को, और इससे रिलेटेड प्रश्न लगभग ये 7वें से 8वें बार आ रहा है, और यही टॉपिक सेम, यही लगभग प्रश्न, ये तो तीसरी बार प्रश्न सेम पूछा है। निम्न में से कौन सा अनुक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान का सही रूप दर्शाता है। विच आर फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा इसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पहले दे दिया अवधारणा बनाना, सिद्धांत निर्माण, फिर आपका निगमित निष्कर्ष, प्रेक्षण बाद में है, परीक्षण और प्रेक्षण यानी टेस्टिंग, फिर ऑब्जर्वेशन है। बिना ऑब्जर्वेशन के कैसे आप टेस्टिंग कर लेंगे, ये आपका कोई रसायन विज्ञान की आपकी प्रयोगशाला तो है नहीं। सिद्धांत निर्माण, निगमित निष्कर्ष, परीक्षण, प्रेक्षण, अवधारणा निर्माण, थ्योराइजेशन, डिडक्शन। अगला है कि अवलोकन, अवधारणा निर्माण, सिद्धांत निर्माण, निगमित निष्कर्ष, इनके सत्यापन की प्रविधि। तो यहाँ पे देखिए जो आपका राइट है वो कौन सा हो जाएगा कि पहले तो इसमें ऑब्जर्वेशन होता है यानी अवलोकन, फिर आपका अवधारणा बनाया जाएगा। पहले आप किसी चीज़ को क्या करेंगे, देखेंगे, उसके प्रति उसका आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसमें उसका निर्माण यानी अवधारणा बनाएंगे। फिर उसके बाद आप उस अवधारणा से रिलेटेड यानी जो आपकी हाइपोथेसिस होगी, सृजनात्मक कल्पना है, ठीक, ये सृजनात्मक कल्पना के द्वारा वैज्ञानिक नियमों की आप खोज करेंगे। और उसके बाद सिद्धांत बनाएंगे यानी हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा जो भी आपने बनाया इसका निष्कर्ष देखेंगे, निगमित निष्कर्ष क्या है। और उसके बाद
इसके सत्यापन की कौन सी विधियां यहाँ पे लगाई जाए कि इससे पता चल सके कि ये कहाँ तक जो है सत्य है। क्लियर हुआ? तो इसमें राइट आंसर फोर्थ। अगला, जब किसी शोध में संदर्भ के प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, यह किसका उदाहरण है? इन अ थीसिस फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग हैव बीन इम्प्रॉपरली फॉलो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी जब मान लीजिए किसी भी स्टाइल या रेफरेंसिंग का प्रॉपर फॉलो नहीं हुआ है तो ये किस प्रकार की कमी होगी, किस प्रकार की चूक होगी, किस प्रकार की चूक का उदाहरण है ये? शोधार्थी की ओर से हुए तकनीकी चूक का, या अनैतिक व्यवहार का, लिखने में शोधार्थी की अक्षमता, या शोध पत्र लिखने में शोधार्थी में प्रतिबद्धता के अभाव। ये देखिए आपका रिपीटेड प्रश्न है, दोबारा पूछा गया है। 2 प्रश्न अब तक रिसर्च वाले रिपीटेड मिल चुके हैं आपके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये शोधार्थी के द्वारा जो हुई तकनीकी चूक है यही आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, यानी रेफरेंस जब आप लिखते हैं या फॉर्मेट स्टाइल में उसमें कोई कमी आती है तो वो क्या है, आपकी तकनीकी चूक है, यानी टेक्निकल लैप्स है उसमें। ठीक, नीचे दिए गए कथनों में से यहाँ पे आपको संप्रेषण और इसका तर्क के आधार पर देखना है कि जब निम्न में से कौन सा अनुक्रम, ये तो हो गया है, ये कथन है सॉरी। तो इसमें आइए देखते हैं, संप्रेषण से रिलेटेड है। संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहार को सम्मिलित नहीं करता है। कह रहा है कि संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानवीय व्यवहारों को सम्मिलित नहीं करता है। क्यों नहीं करता भाई? सूचना में सबको तो शामिल वो करता है, मानवीय व्यवहार की बात कर रहा है, सबके मानव को नहीं, सभी मानव को नहीं। तो ये आपका रंग हो जाएगा क्योंकि नहीं है। संप्रेषण में सभी 5 ज्ञान इंद्रियों का उपयोग सम्मिलित होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां यानी आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। तो सही बात है, सूचना के आदान प्रदान में ये 5 इंद्रियां तो काम करती हैं। नाक, कान हो गया, कान से सुनेंगे आप, नाक से सूंघ लेंगे, त्वचा से अनुभव ले लेंगे स्पर्श का, जीभ से आप उसका स्वाद पता कर सकते हैं। ठीक, आँख से देख सकते हैं। तो ये आपका राइट है यार, एक रॉन्ग है। ठीक, यानी फोर्थ वाला सही है। कक्षा में अच्छे संप्रेषण की गत्यात्मकता में कौन सा शामिल है? यानी डायनेमिक्स ऑफ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। तो गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन कौन सा हो जाएगा? अच्छा कक्षा संप्रेषण कौन सा होगा इसमें? क्या उसमें उदासीनता हो? जी नहीं, क्लास में उदासीनता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन होना चाहिए। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, संगठित होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्लास जो है ये ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, सही है। एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए यानी एकांतिकता हो, जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, एकांतिकता की बातें नहीं, एकांत हो जाएगा तो क्लास का क्या मतलब होगा? भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हाँ, बिना भागीदारी, शिक्षण और स्टूडेंट के बिना भागीदारी के एक दूसरे का संभव नहीं है कि कम्युनिकेशन बेहतर हो पाए। जेंडर्ड व्यूज़, लैंगिक दृष्टिकोण, ये तो एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा सही है? बी, सी और ई। अगला यहाँ पे देखिए, आगे हम लोग यहाँ पे बोध वाला क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है, यानी कंप्रेंशन वाला छोड़ रखा है क्योंकि उससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वैसे ही वीडियो लगभग 33-35 मिनट का हो गया है। तो आइए यहाँ पे हम लोग फटाफट देख लेते हैं, केवल डेटा को ही यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा होने पे भी आपको बोरिंग लगेगा। फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखेंगे। तो इसमें दे रहा है कि 2 संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं। यदि इन दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। तो ये संख्याएँ कौन सी हैं? इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, और दूसरा कि आप जो कह रहा है ये उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉलो करते चलिए। ठीक, मान लीजिए ये अनुपात में है, तो अनुपात में जब इसको आप अलग करेंगे, माना एक संख्या क्या है, एक निश्चित का अनुपात होगा, तो मान लीजिए ये संख्याओं में x का अनुपात होगा। तो दोनों संख्याएं 3:7 हैं, तो एक संख्या मान लीजिए इसमें क्या हो गई, 3x हो गई और दूसरी आपका 7x हो गई। अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए। अब इन दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने की बात कर रहा है। 3x में 8 जोड़ दीजिए, अनुपात 7 से है तो 7x में 8 जोड़ दीजिए।
इन दोनों का में जब जोड़ दिया जाएगा तो ये किसके बराबर हो गई 5:9 के, यानी 5:9 के 5/9 अनुपात में बटा कर दिया जाता है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए। ठीक, तो आइए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3x + 8 है डिवाइड बाई 7x + 8 है 5/9 है। इसको करेंगे आप, ये 9 त्रिक 27x हो जाएगा, 9 8 72 हो गया, 5 7 35x हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। अब x को एक तरफ ले लीजिए, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा 35x = ये 80 है, 72 इधर आएगा -72 हो जाएगा। तो 27 में से 35 निकालना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, 27 में से 35 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 27 और 3 30 और 5 35, यानी आपका ये 8x, लेकिन जो 8 आया ये आपका माइनस में हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे हमने ये रॉन्ग लिख दिया है, ये 5 8 40 होगा, 80 हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ पे आपका 5 8 40 होगा, तभी हमने कहा नेगेटिव में कैसे आ जाएगा, ये आपका 40 होगा। ठीक, अब यहाँ पे -8x हो जाएगा क्योंकि ये छोटे से बड़ा घटाया गया है, यहाँ 40 से 72 घटाएंगे -32 हो जाएगा, इधर माइनस है इधर माइनस कट जाएगा। ये x = क्या हो जाएगा, 8 से इसमें भाग दे दिए 32 में 4 हो जाएगा, तो x = कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से आप माने हैं एक आपका 3x है तो 4 का 3 में गुणा कर दीजिए, ये कितना, एक आपका 12 हो जाएगा, दूसरा 7x यानी 7 चौक 28। ठीक, 7 चौक 28, तो ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है इसमें, 12 और 28 फर्स्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट आइए, ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि 2000 यहाँ पे सम ऑफ RS 2000 yields RS यानी 180 विद सिंपल इंटरेस्ट इन 9 मंथ है द एनुअल रेट। 2000 रुपये की यहाँ की धनराशि पर 9 महीने में 180 का जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो वार्षिक ब्याज की दर यानी कि आप R मानते हैं रेट। ठीक, तो साधारण ब्याज यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ पे मूलधन हो गया और ये आपका ब्याज हो गया 180, तो मूलधन यानी कि चलिए यहाँ से आप देखिए साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI = होता है मूलधन यानी इसे P कहते हैं, गुणित दर यानी R और समय यानी T। ठीक, डिवाइड बाई किससे, 100 से। तो इसे इस तरह से भी आप SI = सिंपल इंटरेस्ट बराबर PR गुणित T डिवाइड बाई 100। तो P कितना है यहाँ पे 2000 मूलधन हो गया, समय कितना दिया है 9 वर्ष, और R आपको निकालना है, 100 कर दीजिए, ब्याज दिया है 180, काट दीजिए इसको। यहाँ से आपका कलर चेंज कर दें, ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। ठीक, अब 9 दूनी 18, ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 कट गया, तो टोटल ये क्या आएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ पे 9 महीना था ना, यहाँ पे 9 महीना दिया, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हमने 9 वर्ष कर रखा था। अब आपके पास कितना आ गया टोटल, आपने देखा कि जब सब कट गया तो टोटल आपका, चलिए वहीं चलते हैं, वो हमने डिलीट कर दिया यहाँ पे, आपका फिर से लिख लीजिए कि आपका कितना था 180 बराबर 2000 गुणे 9 गुणे दर आपका था बटे 100 था। अब ये देखिए 9 आपका क्या है, मंथ में है, महीने में, इसको आपको कन्वर्ट यहाँ पे करना है वर्ष में, तो बाद में भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से 1 जीरो इससे कट गया, 2 जीरो इसका इससे कट गया, 9 दूनी 18 हो गया,
यानी ये भी कट जाएगा। अब आपके पास कितना बचा, ये आपका टोटल ये 9 महीना है, ठीक। इसमें आप 12 से डिवाइड कर देंगे 9 को, तो कितने हो जाएगा, ये वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि जो समय है ये वर्ष में इसमें निकाला गया है। तो इसका 12 हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा ये 12, ठीक, %। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। ये आपका 9 महीना है, 9 महीना है, ठीक। और जो यहाँ पे T है ये आपका वर्ष में दिया होता है, तो महीने को आप वर्ष में बदलेंगे। मान लीजिए 1 महीने को आपको वर्ष में बदलना, तो कितने से भाग देना पड़ेगा, 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसी तरह 9 महीने में 12 से आप भाग देंगे तो यही आपका वर्ष निकल आएगा, जिसमें ये ब्याज 180 हो जाएगा, ठीक। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा 12%। अगला देखिए, निम्न में x के अनुक्रम है, निम्नलिखित में से x का अनुक्रम है। तो यहाँ पे आपका 3 है, 8 है, 18 है, 38 है, x है, ठीक। अब 3 है, 8 है, 18, 38 x, तो यहाँ पे निकालिए क्या कुछ मिल रहा है आपको। 3 दूनी 6 + 2 8 हो गया। 18 में देखिए, यहाँ पे 8 में 2 का गुणा कर दीजिए और 2 जोड़ दिया, दूनी 16 2 18। 38 में भी वही हाल है, 18 दूनी 36 और 2 जोड़ने पे 38 हो गया। तो जो अगला x का मान कितना हो जाएगा, 38 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ दीजिए। तो 38 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 76 होगा। 76 में 2 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। तो ये वाला फर्स्ट वाला राइट है। अगला देखिए, सॉल्यूशन के लिए R5, चलिए इसको नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 40 मिनट का हो गया है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे 41 नंबर, यहाँ पे 24 से देख लेंगे, ठीक। रीजनिंग वाला काफ़ी अभी रीजनिंग है, यहाँ पे 4-5 प्रश्न हो गए, फिर आपका DI आ जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे यहाँ पे रीजनिंग ऐड भी था, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।